तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूँ फाइनेंस विद पीयूष इस चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है रिट्स इन इंडिया, इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विदाउट बाइंग एनी प्रॉपर्टी, विदाउट एनी मेंटेनिंग और लीजिंग एनी प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। ये कोई डिस्क्लेमर देता हूँ मैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो नहीं है, मतलब है, लेकिन मैं ऐसी एडवाइस नहीं देने वाला कि ये ले लो, ये वो ले लो, ऐसा कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुरंत से इस वीडियो को। तो अंडरस्टैंडिंग रेट्स इन इंडिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ REITs, serve as accessible investment vehicles enabling individuals to invest in income generating properties without direct ownership, fostering participation in India's dynamic real estate market। तो वही कि आप ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्ट मतलब प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते, उसका ये अल्टरनेटिव कह सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके थ्रू। मतलब रियल इस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सके स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो ये रीट्स एक क्या बोल सकते हैं, रीट्स एक ये ऑप्शन है अगर आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये बिल्कुल शेयर, हम कंपनीज के शेयर कैसे खरीदते हैं वैसे ही इसको खरीदना होता है थ्रू स्टॉक मार्केट एप्स, हमारे ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, इसके थ्रू। तो आगे देखते हैं कैसे। तो मैं थोड़ा रीट्स को कौन रेगुलेट करता है उसकी टाइमलाइन में थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसका इंट्रो थोड़ा करवा देता हूँ। फिर आगे हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी रीट्स है और हम कैसे बाय कर सकते हैं उसको। तो 2014 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था रीट्स को। 2019 में फर्स्ट रीट लिस्ट हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वो कौन सा था आगे देखेंगे, अभी नाम बता देता हूँ मैं, एम्बेसी उसका नाम है, बाकी की जानकारी आगे देखेंगे। 2020 में अमेंडमेंट्स एनहांस मार्केट पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। 2021 में इंक्रीज्ड एसेट साइज रिक्वायरमेंट फॉर न्यू एंट्रेंट्स। 2022 में न्यू टैक्स इंसेंटिव्स प्रपोज्ड फॉर रिट्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सब टाइमलाइन मैंने आपको बता दी कि ये कब आया था, कैसे, कौन रेगुलेट करता है, पहला कौन सा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डायरेक्ट रियल प्रॉपर्टी ओनरशिप, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको बहुत सारा पैसा लगता है, मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है। अगर हम रेंट पे देते हैं तो वो भी एक रिस्क ही है कि हम किसको दे रहे हैं, उसने अगर कुछ कर दिया फ्रॉड वगैरह तो ये सब रिस्क की चीज़ें हैं। अभी मैंने इधर वही दिया हुआ है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल प्रॉपर्टी involves purchasing land or buildings, providing investors with tangible assets. This approach includes responsibilities like maintenance, leasing, impacting liquidity and capital requirements। तो ये सब चीज़ें हमें स्किप कर देनी है और कैसे इन्वेस्ट करें रियल इस्टेट में, वो है रीट्स। So understanding real property investment. Investing in real property involves buying, maintaining lease and eventually reselling। तो अगर हमें सेल भी करना है कौन सी प्रॉपर्टी, अगर फिजिकली हमारे पास कोई फ्लैट है वो, तो सेल करने के लिए भी उसको बहुत टाइम लगता है। This process requires careful planning, financial investment and effective management to ensure a profitable venture। तो यही उधर इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया सब। कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज एंड लिक्विडिटी। सो इन्वेस्टमेंट साइज, रीट्स रिक्वायर लोअर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देन डायरेक्ट प्रॉपर्टी। अगर आप फ्लैट लेते हो अभी इस ज़माने में तो शायद ही कोई 70-80 लाख से शुरुआत होती होगी, अगर मिनिमम वो तो अच्छे एरिया में लेना हो तो रीट्स को ऐसा नहीं होता। रीट्स में आप मिनिमम ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे भी कर सकते हो आप। उसके शेयर्स मौजूद है इंडियन स्टॉक मार्केट में, मिनिमम 500 से आप एक शेयर खरीद सकते हो, तो वही दिया है। और
बाइंग एंड सेलिंग में भी आपको बहुत आसानी से आप सेल आउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल रहता तो सेलिंग के लिए भी बहुत तकलीफ लेनी पड़ती है। सो कंपेयरिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनकम सोर्सेस, तो इधर मैनेज करना पड़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी आपके पास तो, और रीट्स हो गए तो इसका डिविडेंड आते रहेंगे, साल के 7 से 8% तो आसानी से मिल जाता है। आप चेक भी कर सकते हो कौन सा ब्रोकर आपके पास, मतलब डीमैट अकाउंट आपने खोला होगा किसी ब्रोकर के पास, तो उधर एक ऑप्शन रहता है कि कौन सी कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है एक साल में, तो आप देख सकते हो। इस स्लाइड में अंडरस्टैंडिंग रिस्क एक्सपोजर एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस, रिस्क किसमें कितना ज़्यादा है वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, उधर तो इतना लिखा मैंने दिया नहीं है, लेकिन एक रिस्क होता है फिजिकल इन्वेस्टमेंट में। अगर फ्लैट लेते हो आप तो एक बहुत अच्छी रिस्क उसमें आती है फ्री में, और रिट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स का बेनिफिट रहता है, उतनी रिस्क भी नहीं रहती क्योंकि सेलिंग आसानी से हो जाती है, बायर ऑलवेज रेडी रहता है बाय करने के लिए मार्केट में। तो एक 2-3 ऐसे कंपनीज है जो लिस्टेड है अभी मार्केट में, वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो इस वीडियो का मैं थोड़ी अलग तरह से अंत करना चाहूँगा। हाँ, देने वालों में कौन से शेयर्स वो लिस्टेड है वो लास्ट स्लाइड में है, इसके आगे वाली स्लाइड में। तो कंक्लूजन करते हैं कि रेट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, क्योंकि पहले कैसा होता था, सिर्फ बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है वही लोग इन्वेस्ट करते थे अच्छे प्रॉपर्टीज़ में। तो अभी ऐसा नहीं है, जो ये शेयर्स मौजूद है अभी शेयर मार्केट में, तो हम जैसे छोटे लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपीज़ से। अभी 2-4 शेयर मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है हम जैसे छोटे इन्वेस्टर। तो यही वो 4 रीट्स है जो लिस्टेड है अभी कंपनी में, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड, माइंडस्पेस एंड नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। उसमें से नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट अभी फ़िलहाल 2-3 साल पहले ही लिस्ट हुआ है मार्केट में, उसकी प्राइस अभी कम है, डिविडेंड ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपया आता है हर क्वार्टर में, एंड ये तीनों की शेयर प्राइस अबाउ 300-400 की चल रही है अभी तो ये मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, ये एक नॉलेज के लिए वीडियो मैंने बनाई है कि आपको रीट्स के बारे में पता था, रियल इस्टेट में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अल्टरनेटिवली विदाउट बाइंग एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है कि मतलब ये थोड़ा इन शॉर्ट नॉलेज के लिए मैंने बनाई है। आप कर भी सकते हो इन्वेस्टमेंट, ना भी कर सकते हो, कोई और आपको दूसरा अल्टरनेटिव मिल रहा है तो उसमें कर सकते हो। और अगर आप फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फ्लैट या बंगलो इस टाइप में, मतलब आप आगे जाके रहने वाले हो, तो ऑफ कोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बिकेगा नहीं तो इन शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी भी नहीं। तो और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताने के लिए कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादातर बनाती है रादर देन रेसिडेंशियल। मुझे याद नहीं लेकिन एम्बेसी का 75% सब काम बेंगलुरु में रहता है, होता है ऑलमोस्ट, शायद वो एम्बेसी का ही है, मैं भूल गया, लेकिन मैं कैप्शन में या फिर सॉरी नॉट कैप्शन, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किसका कितना परसेंटेज का काम किधर चल रहा है, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट करो। मैं अभी वो इन्फो निकालना भूल गया, रिसर्च करना, लेकिन शायद एम्बेसी का ही है वो। वैसे ही सब बाकी के 3 कंपनियों का भी एक एरिया डिसाइडेड रहता है कि कहाँ प्रॉपर्टीज़ बनानी है, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, वॉट एवर इट इज़, लेकिन उधर जाके कौन इन्वेस्ट करेगा, मैनेज करेगा, वो सब उसके लिए रीट्स एक बनाया है, और सेबी ने अच्छे खासे रूल्स रेगुलेशन भी दिए हुए हैं उनको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो मुझे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।